एवरीवन, आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस एक नए वीडियो में, जिसमें हम वेरियस इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो जो मेरा आया था काफ़ी समय हो गया, जब रिज़ल्ट आया था आप सबका, तो उस समय आया था डीबी के लिए रिज़ल्ट आया था जो एक्चुअली, और काफ़ी व्यस्तता के चलते मैं वीडियो बना नहीं सका, तो आज ये काफ़ी समय के बाद वीडियो आ रहा है। अच्छा, उसमें कुछ एक क्वेश्चन भी भैया बहनों ने कमेंट सेक्शन में पूछे थे, तो उससे संबंधित भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इकट्ठा करना था, तो उस वजह से भी थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जैसे आप लोग एस्पिरेंट्स हैं या मेरी भी वही वाली सिचुएशन है, तो कभी भी कुछ फेक इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहता, या कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास जब तक ना हो तब तक वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा अर्थ मुझे लगता नहीं है। इस वजह से भी वीडियो थोड़ा लेट हो रही है। लेकिन आने वाले समय में 2-3 वीडियो कंटिन्यूअस आपको मिलेंगे। डीबी जैसे ही शुरू होने वाली है, अभी इसके मैं बताऊंगा कि उसका एक्सपेक्टेड डेट वगैरह कैसा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो जब डीबी के लिए नोटिस आ जाएगी यूपीडब्ल्यूएससी की, तो उससे संबंधित कई सारे वीडियोज़ मुझे बनाने हैं, जैसे कि उसमें जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी है, तो इन दोनों के वर्क प्रोफाइल और डिपार्टमेंट में उन सब चीज़ों में क्या अंतर है, सबके इनके प्रमोशनल एस्पेक्ट में क्या अंतर है, और इनका कार्य कैसे अलग हो जाता है, और कौन सा ज्वाइन करें कौन सा ना करें, या एसओ ही ज्वाइन करना है तो किस डिपार्टमेंट में बेहतर रहेगा। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट को देखें तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग में जो एसओ की टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बाद में जो एसओ में किस प्रमोशन के बाद कब गजेटेड बनते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो में चैनल पे एक पड़ा हुआ है। आप चाहें तो पीछे स्क्रॉल करेंगे वीडियोज़ में तो देख सकते हैं। और बाकी डिपार्टमेंटों में भी कैसे क्या सिचुएशन है, कि जैसे मत्स्य विभाग में है, बाह्य सहायतित बीमा वाला, कई जितने भी डिपार्टमेंट है जिसमें अभी है, पहले 9 डिपार्टमेंट में था, अभी एक डिपार्टमेंट की वैकेंसीज कैंसिल कर दी गई हैं, तो 8 डिपार्टमेंट्स में जो भी हैं वैकेंसीज 896 हैं शायद अब। तो उनका सबका कैसा क्या प्रोस्पेक्ट है जॉब वाला, उसके बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। और अभी जो आने वाले 2 वीडियोज़ मिलेंगे, तो वो उनके लिए इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। मुझे जल्द ही मैं वो वीडियोज़ कोशिश करूँगा कि वो आपको मिल जाएँ लगभग 15-20 दिन के अंतर पे, और दोनों सारगर्भित इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो इसलिए अभी मैं उन एसओज से, या जो एडिशनल एसओ हुए हैं, मतलब अपर सांख्यिकी अधिकारी जो हुए हैं, उनसे भी मैं कुछ कॉन्टैक्ट में हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास वो पूरा एक इन्फॉर्मेशन बेस तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं एक वीडियो बना दूँगा लगभग 15-20 मिनट का, जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो अभी आइए चलते हैं इस पे कि डीबी कब तक हो सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, रिजल्ट आपका आ गया, काफ़ी ठीक-ठाक समय हो गया। तो डीबी अभी मई 2019 में ही एक वैकेंसी आई थी वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक वाली। तो यूपीडब्ल्यूएससी का अभी क्या सिस्टम चल रहा है कि जो 2018 से लेके जो वैकेंसीज आई थी ना कंटिन्यूअस, तो उनको धीरे-धीरे निपटा रहे हैं ये। तो वन्यजीव रक्षक वाली जो 2019 में आई थी, वो एसओ की वैकेंसी से पहले आई थी, वो मई में आई थी एसओ वाली, जून में या उससे बाद आई थी। तो उसका जो वन्यजीव रक्षक वाला है, उसका इस समय चल रहा है मार्च के, शायद 20 मार्च से लेके अप्रैल के पहले हफ्ते तक उसका फिजिकल चल रहा है। और अब कुछ भैया बहन पूछेंगे तो उसका फिजिकल चल रहा है, तो उससे यूपीडब्ल्यूएससी का क्या लेना देना। लेना देना एक्चुअली होता है कि फिजिकल में कितने लोग अपेयर हुए, उसके बाद में कितने लोग पास हुए, कितने लोग पास नहीं हुए, कितने लोग दौड़ होती है, बाकी वो फिजिकल जो माप तोल वाला होता है वो हिसाब किताब, तो उसका सारा डेली का डेली यूपीडब्ल्यूएससी को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। उसी के बेस पे उनको फाइनल रिजल्ट तैयार करना है। तो जैसे ही ये वाला इनका कंप्लीट हो जाता है, वन्यजीव रक्षक और वन रक्षक वाला जो है फिजिकल वाला, तो उसके बाद फिर किसी भी समय एनी टाइम जो डीबी का शेड्यूल है, एक नोटिस के थ्रू जारी किया जा सकता है, एसओ के डीबी का शेड्यूल, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से जैसा मैंने इसमें लिखा है, और ये जो मैंने बार बार कह रहा हूँ जैसा मैंने लिखा है, तो ये कुछ सोर्सेज से भी मुझे पता चला है। और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट भी हैं, 2-3 डिपार्टमेंट हैं, जैसे एक अर्थ एवं संख्या प्रभाग में मेरे मित्र ही हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनके अनुसार भी कि 30 से 40% पूरा कैडर खाली पड़ा हुआ है, पूरा मतलब कैडर ही खाली है, इतनी ज़रूरत है ऑफिसर्स की। तो उनके हिसाब से भी कि 5 या 6 महीने में ये पूरा एकदम ज्वाइनिंग दे देने का प्रोसेस है इस डिपार्टमेंट में, जितने सारे लोग आने वाले हैं। तो वो सारे इसी भर्ती के थ्रू जाएंगे। उसके बाद नई वैकेंसी आएगी, तो उसको तो पूरा होने में टाइम लगेगा, 1.5 साल तो लग ही जाता है कैसे भी कोई करे ज्वाइनिंग में, कई बार तो इससे भी कहीं ज़्यादा। एनीवे, जैसे आपकी वैकेंसी में ही मुझे लगता है कि लगता क्या क्लियर है ये तो, कि 4 साल से भी ज़्यादा समय लग जाएगा ज्वाइनिंग में। 19 में आई थी, 19/4/23 जून से पहले ज्वाइनिंग की कोई संभावना है नहीं, तो 4 साल हो गया। लेकिन अभी जो आएगी इस बार एक एसओ की वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो उसमें इतना समय नहीं लगने वाला, होप सो। तो इस पे बात करते हैं जिस पे हमने शुरू किया है बात करना, कि अभी वन रक्षक भर्ती 2019 का फिजिकल एग्जाम चल रहा है, अप्रैल फर्स्ट वीक में वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद किसी भी समय डीबी का नोटिस आएगा, और फिर आपको डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझसे पूछें तो अप्रैल के लास्ट तक या मई के पहले हफ्ते तक डीबी कंप्लीट हो जाएगी आपकी।
अब डीबी में भी 2000 से ज़्यादा लगभग 2200 बच्चों का डीबी होना है। अगर 200 लोग ना भी आएँ डीबी में सपोज़ कीजिए तो भी 2000 लोग आएँगे। और एक दिन में यूपीडब्ल्यूएससी का इतिहास रहा है, पुराने रिकॉर्ड रहा है अभी 1 डेढ़ साल का कि 180 से 200 इससे ज़्यादा लोगों का डीबी होता नहीं है, तो 10-12 दिन डीबी में भी ये लगाएँगे। बीच में अगर संडे पड़ गया तो उस दिन छुट्टी होती है तो मई के पहले हफ्ते तक डीबी कंप्लीट हो जाएगा और डीबी के बाद में यूजुअली 2-2.5 महीने लग जाते हैं अंतिम चयन परिणाम के लिए, तो उसके बाद में फिर जुलाई तक अंतिम चयन परिणाम आ सकता है आपका। और जुलाई तक इसमें मैंने जैसे लिखा है कि अंतिम चयन परिणाम जुलाई तक आ सकता है। मतलब अगर मोटा-मोटा कहें कि अंतिम चयन परिणाम जब आ जाता है उसके बाद भी 2-2.5 महीने लग जाते हैं जॉइनिंग में। जॉइनिंग के पहले कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे पहले आपका मेडिकल कराया जाता है, उसके मेडिकल के बाद में फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है और भी कई तरह के वेरिफिकेशंस होते हैं जिला स्तर पर, और वो सारी रिपोर्टें भेजी जाती हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को और उसके बाद जॉइनिंग लेटर जारी होते हैं। तो प्रबल संभावना है कि इस बार वाली जो 2023 वाली दिवाली है उसके 1-2 महीने पहले ही आपकी जॉइनिंग हो सकती है, या दिवाली तक हर हाल में हो जाएगी। अब कई सारे लोगों को इस पे हो सकता है गुस्सा आ रहा हो मुझ पे या वैसे कि इतना समय लग रहा है, तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला जो भी इसके तैयारी के रणभूमि में कूदे हैं उनको पता होगा कि कई बार तो अनएक्सपेक्टेड टाइम लगता है, परेशान होते हैं आप सब कोई, हम सब सेम फेज़ से गुजर रहे हैं, तो वो होता है। तो कुछ एक रियलिटी जहाँ आप शुरू में ही अगर स्वीकार करके चलेंगे ना तो वो निराशा थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। एनीवे, तो डीबी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कुछ भैया बहनों ने कमेंट में ये मतलब जो सवाल कमेंट में आपने पूछे हैं जो मेरी लेटेस्ट वीडियो थी उस पे, तो उसमें ज़्यादातर सवाल इसी से संबंधित है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और वैसे वैलिड सवाल भी इस समय के लिहाज से इसलिए है कि डीबी मान लीजिए कि 1 महीने अगर डीबी बची हो आज के डेट के हिसाब से, तो भी कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, किसी को डिग्री लेनी है अपने वहाँ यूनिवर्सिटी से जाके, किसी को मार्कशीट पूरे सेमेस्टर के या पूरे ईयर के नहीं मिले हैं वो लेनी है या फिर से बनवानी है, जो भी हो, तो उसमें समय लगता है। तो इसलिए जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरी हैं वो कलेक्ट करके रखेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे किसी कोई कैटेगरी का है उसके पास उसका डोमिसाइल नहीं है जो लेटेस्ट बना हुआ, तो वो अभी अप्लाई कर देगा तो 10-15 दिन में बन के आ जाएगा या उससे कम समय में, तो अभी समय है, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। तो जो डीबी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इतना मिनिमम लगेंगे, इससे एक आध और मांग सकते हैं, लेकिन इतना आपको तैयार करके हमेशा रखना है। क्लास 10 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 2012 से जब 10th होने लगा तो उसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में ही आने लगा। 2012 या उसके बाद से जिन्होंने हाई स्कूल पास किया हो तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड से अगर पास किया हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो एक साथ आने लगा। नहीं तो उसके पहले मुझे लगता है 2010 या उससे पहले जो था मार्कशीट अलग आता था और सर्टिफिकेट अलग आता था। तो अगर आप 2010 से पहले वाले हैं हाई स्कूल पास किए हुए तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अलग-अलग, अगर उसके बाद वाले हैं तो वो दोनों एक में ही आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। 12th के साथ भी यही वाली कहानी है, ये दोनों होना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी ग्रेजुएशन का अब होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट इन द सेंस डिग्री इसको मुझे कहना है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। ये है डिग्री, मार्कशीट एंड डिग्री, और यही मास्टर्स में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मार्कशीट एंड डिग्री। अच्छा, अभी अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो डिग्री प्रोविजनल से अब काम नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी तो ऑलमोस्ट उसके बाद में 4 साल हो चुके हैं, तो अभी उसी साल या 1 साल के बाद डीबी हो रही होती तो प्रोविजनल का फिर कोई बनता था, तो नहीं तो वो जो डीबी कर ही रहे होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, उनको भी पता है। जैसे लोअर में कई सारे लोगों के साथ हुआ था, ये प्रोविजनल लेके गए थे तो वहाँ फिर उन्होंने कहा कि 2019 की वैकेंसी है, आप 2022 में इसका डीबी हो रहा है और आप अभी प्रोविजनल लेके आ रहे हो हमें दिखाने के लिए, तो अभी 3 साल में आप डिग्री नहीं ले पाए। जबकि कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा है हिसाब किताब कि काफ़ी समय लग जाता है डिग्री में, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है तो अलग ही बात है, फिर तो उसके लिए कुछ भी एफिडेविट या कुछ सबमिट करें या वैसे ही बताएं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी दे रही है और आप आलस में मारे अभी नहीं लेके आए हैं तो आप अपनी डिग्री प्लीज़ ले लीजिए, तो इससे आपको डीबी के समय सुविधा होगी और फालतू के एक्सक्यूजेज आपको नहीं देने पड़ेंगे। और एक चीज़ और कि चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे ग्रेजुएशन हो, इन दोनों का अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम से किया है तो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने ईयरली सिस्टम से किया है तो सारे ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। वो जो कंबाइंड वाला होता है वो तो होता ही है, लेकिन वो सेमेस्टर वाइज, अगर सेमेस्टर से आपने किया है तो सेमेस्टर वाइज, ये ईयरली किया है तो ईयर वाइज वो आपका मांगते हैं। अब अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो वो क्या होता है ये पता नहीं है, लेकिन मे बी इसी वजह से आपका प्रोविजनल में डाल दें। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर किसी का रिजल्ट आया और प्रोविजनल में उसकी एंट्री हो गई है तो उसकी ज्वाइनिंग यूजुअली जितना बिना प्रोविजनल होते हैं उनके ज्वाइनिंग के 5-7 महीने बाद ही हो पाती है उनकी ज्वाइनिंग, मतलब काफ़ी लेट हो जाता है मामला कि आयोग उनकी फाइल जो है वहाँ तक भेजता नहीं है कंसर्न डिपार्टमेंट को। पहले आयोग अपने स्तर से क्लियर करता है कि आपने प्रोविजनल आप में तभी लिखेंगे जब कुछ एक डॉक्यूमेंट आपने जो नीड होगी और आपने फुलफिल नहीं किया होगा वो क्राइटेरिया, तो आपको जाके आयोग में ही वो डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। फिर जब आयोग संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है, जेन्युइन है, फोर्ज नहीं है, और उसके बाद ही वो कंसर्न डिपार्टमेंट को आपकी फाइल भेजता है, तो इतने में काफ़ी समय लग जाता है। तब तक शायद उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी होती है जिनका विभाग फाइल पहुँच गया होता है। तो मेरा कहना यही है कि
फिर जितने ये डॉक्यूमेंट जो भी अपनी आपके सीमाओं के भीतर है इन्हें प्लीज़ बनवा लीजिए। इसलिए नहीं कि आपके आलस की वजह से कुछ चीज़ें रह जाएँ तो फिर बाद में 4-6 महीने 8 महीने ज्वाइनिंग में ज़्यादा समय लगे। अभी तो एक-एक पल, एक-एक दिन, एक बेरोज़गार लोगों के लिए वो दर्द मतलब समझ सकता हूँ मैं कितना दिक्कत होता है। तो इस चीज़ को लेके अवेयर रहिए, मेरा ये कहना है। और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट एंड डिग्री हो गया और ग्रेजुएशन का भी हो गया। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मस्ट होता है, चूँकि जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है वो उसी स्टेट वालों को मिलता है, तो वो सिद्ध करना पड़ता है कि मैं इसी स्टेट का हूँ, तो वो डोमिसाइल से सिद्ध होता है। तो जिसका भी अब लोग कहेंगे मेरा 4-6 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, तो उससे बेहतर है कि नया ही अप्लाई करके बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और उसके बाद में डोमिसाइल जो यूआर कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, वो ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैटेगरी वालों के लिए मस्ट होता है। और कास्ट सर्टिफिकेट जिनके लिए जिनकी कास्ट ग्रेड कम्युनिटी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है वो ज़रूरी होता है। फिर वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, ये तो मस्ट ही है, ये भी चाहिए उसमें। और एफिडेविट इफ़ एप्लीकेबल, तो एफिडेविट कब एप्लीकेबल होगा कि जब आपके मार्कशीट में या डिग्री में कहीं कुछ नाम के स्पेलिंग की गलती है या कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक है जो चल सकता है और आपने संशोधन नहीं कराया है, अप्लाई किया, अभी संशोधन नहीं हो पाया है, इस तरह की कोई वजह है, तो वहाँ आप अगर एफिडेविट बनवा लें और जो भी कागज़ हो वहाँ पे बता दें तो आपका काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे हो गए पॉइंट्स। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये है कि कभी भी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो जेन्युइन नहीं है, आप उससे अवेयर भी हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, हमने फर्जीफिकेशन मतलब फर्जी किसी तरह से बनवाया है, तो किसी भी डीबी में वो चीज़ें सबमिट ना करें। क्योंकि जब आप डीबी में एक कागजात डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ये नहीं है कि आयोग के पास ही वो कागज़ पत्र रह गया, फिर आप जिस डिपार्टमेंट में पहुँच गए वो खोजबीन नहीं हुई। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में भी हो जाता है, डिपार्टमेंट एनी टाइम वो चेक करा सकता है। सबके आस-पास पड़ोस में दुनिया भर के दुश्मन ये होते हैं, लगे लगाए होते हैं, तो किसी ने भी कुछ खोर-पेंच किया तो वो जाँच हुआ, उसमें अगर आप पकड़े गए तो एक तो नौकरी जाएगी पहली बात, दूसरा नंबर आप पे एफआईआर होगा, जेल भी आपको जाना पड़ेगा और आगे का आपका करियर प्रोग्रेशन पूरा बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट कतई कभी भी सबमिट ना करें, ये मतलब एक लॉन्ग टर्म में करियर के लिए भी सलाह है। और ऐसे कई सारे केसेस न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं, तो आप लोग तो सब सीनियर हैं मुझसे, ऑलमोस्ट एज में भी, समझ में भी, सब चीज़ों में भी, तो इससे अवेयर होंगे, वेल अवेयर होंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि चोरी ऐसी है ना कि आज के ज़माने में और इस तरह की कोई चोरी बिल्कुल पकड़ी जाएगी, सवाल ही नहीं है कि छुपा पाएंगे। कट ऑफ के बारे में अभी आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो कट ऑफ का तो वही है, मैं शुरू से भी कहता रहा हूँ अभी भी कि अभी चूँकि डीबी के लिए कट ऑफ आ गई है, तो अभी फाइनल कट ऑफ इस बात पे निर्भर करेगी कि आयोग किन-किन कंप्यूटर डिप्लोमाज़ को वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा की दृष्टि से देखता है या मानता है। इस पे बहुत हद तक डिपेंड करेगी ये चीज़। अभी आगे सवालों में भी कुछ एक भैया-बहनों ने पूछा है ऐसे सवाल कि ये कट ऑफ आप कम बता रहे हैं, तो कम कैसे जा सकती है, उसका आधार क्या है? तो उसका आधार भी यही पॉइंट रहेगा कि जैसे 2200 बच्चे हैं, लगभग 2000 बच्चे डीबी में जाएँगे, वो 2000 में से 896 को इनको निकालना है, तो ईआर की कट ऑफ कुछ लोगों ने पूछा है कि आप कह रहे हैं इतना ही बढ़ेगी क्यों? तो उसका बस खाली एक ही कारण हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि उसमें 400-500 लोग डॉक्यूमेंट के वजह से बाहर हो जाएंगे। तो जिनको थोड़ा अनुभव है, पता है कि इसी तरह की भर्ती निकली थी एसओ की, यूपीपीएससी ने निकाली थी, तो उसमें 4-5 क्या लगभग 70% लोग वैलिड डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से, लगभग 70% लोग बाहर हो गए थे। 70% का मतलब 2000 में लगभग 1400 लोग ऐसे बाहर हो गए थे। सेम कंडीशन इस बार भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1000 लोग 500-700 लोग बाहर ना होंगे, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। कुछ टॉप स्कोरर्स ऐसे हैं जो आप चैनल पे ही कमेंट में पढ़ेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसी डिग्रीज करके रखी हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमाज करके रखे हुए हैं जो वास्तव में माने नहीं जाएंगे। तो वो ये चीज़ फिर जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी कट ऑफ पे, फाइनल कट ऑफ पे। तो कट ऑफ के बारे में यही जो मैंने लिखा है कि अब ये काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आयोग किन-किन कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज को वैलिड मानता है। डिग्री कोर्सेज से मेरा तात्पर्य है कंप्यूटर से संबंधित डिग्री कोर्सेज से, बाकी वो मास्टर में कौन सी डिग्री मांगेगा वो तो उन्होंने चारों पहले ही फिक्स करके रखे हुए थे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे इसी में जो हाई मार्क वाले थे, जिन्होंने ऐसे मैथमेटिक्स का कुछ ऐसे अप्लाइड वर्जन में किया है या कुछ किया है जो इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएंगी, तो वो लोग भी बाहर होंगे, भी ठीक ठाक मात्रा में बाहर होंगे लोग, ये श्योर है। और कैटेगरी वाली कट ऑफ के बारे में बता दूँ, ये ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, हद से हद 2 नंबर बढ़ेगी, हो सकता है 2 नंबर से भी कम बढ़े। और ईआर की कितना बढ़ेगी तो ये इस बात पे निर्भर करता है, ऊपर वो जो मैंने पॉइंट बताया कि कौन कौन से कंप्यूटर डिप्लोमाज को आयोग वैलिड मानता है, इस बात पे डिपेंड करेगी कि ईआर की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। अब जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ आगे, उसके बारे में ये मैंने
कहा है, शुरू में ही आपको बता दिया है कि अभी आपको वीडियो किस किस रिगार्ड में मिलेंगे। तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के कार्यों में अंतर, अलग अलग डिपार्टमेंट में एसओ के क्या क्या अलग अलग कार्य हैं, सब डिपार्टमेंटों में प्रमोशनल आस्पेक्ट कितने हैं, कैसे हैं। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी एसओ होता है तो उसका प्रमोशन अलग अलग हिसाब से होता है, इसलिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट में एसओ का अलग अलग कैडर स्ट्रेंथ है। तो जहाँ पे कैडर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और उसके बाद में एसओ की जो इमीडिएट पोस्ट है अपर सांख्यिकी अधिकारी, उनका फिर किस रेशियो में पद हैं, उसके बाद में अर्थ एवं संख्या अधिकारी के किस रेशियो में पद हैं। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। शुरू में जब आप एंट्री चाह रहे होते हैं कि किसी सर्विस में हो जाए, सर्विस में हो जाते हैं तो प्रमोशनल एस्पेक्ट तो बाकी सारी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन जानना सबकी रुचि होती है, जानना चाहिए भी। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में मैं एकदम डिटेल एंड कंक्रीट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, और जैसे ही वो सारा मेरे पास हो जाता है, उन इन्फॉर्मेशन का पूरा इकट्ठा हो जाता है वो, तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आपके कुछ एक प्रश्न मैं लूँगा और उनके उत्तर दूंगा। उसके बाद में सारे प्रश्न के उत्तर तो इसमें इसलिए नहीं हो पाएंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए एक और मैं वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा कि लगभग 350 या उससे ऊपर कमेंट हैं, उसमें बहुत सारे बड़े वैलिड सवाल हैं, तो सारे इसमें नहीं ले पाऊंगा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग भी वीडियो बना दूंगा। इसमें कई बार क्या होता है कि एक ही भैया बहन ने कोई सवाल पूछा है ना, तो उनका एक ही सवाल का अगर मैं रिप्लाई करूँ और वैलिड पॉइंट्स को मेरे पास रिप्लाई करने के लिए ना, तो कई सारे लोगों को उसका मतलब उनके समस्याओं का हल मिल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास प्रॉब्लम होती है, कमेंट करते भी नहीं है, वो वीडियो देखते हैं और दूसरों की समस्या के समान ही अगर उनकी प्रॉब्लम है तो उनका हल हो जाता है बिना पूछे ही। तो ये चीज़ भी होती है, इसलिए कुछ कमेंट के जो वैलिड सवाल हैं उनके उत्तर हमेशा देने चाहिए। और मैं आप सबके पूरे कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक सिंगल कमेंट सॉरी लगभग 370 के आसपास कमेंट थे पिछले वाले वीडियो में, तो उसको मैंने सारा पढ़ा था। तो चलिए अब कमेंट सेक्शन में चलते हैं और आपके सवालों के उत्तर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके कमेंट्स का उत्तर देने के लिए। पहला सवाल है सत्यम कुमार जी का। इसके रिगार्ड में मैंने वीडियो में शुरू में ही बता दिया है कि इन्होंने भैया ने कहा है कि डिपार्टमेंट वाइज वीडियो बनाइए। अलग अलग जो 8 डिपार्टमेंट में वैकेंसी बची है, शुरू में 9 में थी तो एक से हटा दी गई, जो 7-8 वैकेंसी थी वो 896 बची है, पहले 904 थी, 8 शायद हटाई गई हैं। तो फिर इन्होंने कहा है कि ये बनाने से फिर हम ये मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या है किसका वो समझ पाएंगे, और फिर डीबी के समय प्रेफरेंस भरने में सहायता होगी। तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, 1 महीने से भी कम समय में। आपका डीबी का जैसे नोटिस आता है बस उसी दिन मैं बना दूंगा एकदम, कि प्रेफरेंस भरने में आपको आसानी रहे। उसके बाद में डीबी के रिगार्डिंग अपडेट के बारे में दिव्या यादव बहन ने पूछा है। तो अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन वही उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट तक डीबी हर हाल में कंप्लीट हो जानी है इस हिसाब से। तो अप्रैल के 2nd वीक तक कोई ना कोई नोटिस आ जानी चाहिए। एक बहन ने पूछा है कि अगर फीमेल में डीबी के बाद फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई ना हो तो जनरल मेल में कंसिडर करेंगे क्या। खैर इनका सवाल इसलिए आया कि जो गर्ल्स की कट ऑफ है, फीमेल की कट ऑफ है, वो मेल से काफ़ी ज़्यादा गई, मतलब यूआर से भी काफ़ी ज़्यादा गई है। तो ये जो आपका सवाल है इसका सिंपल उत्तर है यस। आफ्टर डीबी क्या होगा कि जो गर्ल्स हैं अगर उनके पास वैलिड कंप्यूटर डिग्री एंड डिप्लोमा है और वो यूआर की कट ऑफ को सरपास करती हैं तो वो बिल्कुल यूआर में कंसिडर की जाएंगी, भले गर्ल्स की कट ऑफ अगर जो साइड वाली लगे वो उससे कहीं ज़्यादा हो। तो उसकी वजह क्या है कि गर्ल्स की कट ऑफ इतना ज़्यादा लगने का कारण ये है कि शुरू में क्या करते हैं कि अभी ये प्रीलिम है, और प्रीलिम मतलब पहला ये लेवल है, अभी फाइनल आंसर वो जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। तो जितने मान लीजिए कि 200 वैकेंसीज थी और इन्हें 2 गुना बच्चियाँ लेनी थी या 2 गुना गर्ल्स को लेना था, तो 400 गर्ल्स इन्होंने मान लो लिया। तो वो जो टॉप 400 गर्ल्स इन्होंने उठाई, सबके नंबर ये जो कट ऑफ पॉइंट दे गए हैं 55 या उनसे ज़्यादा थे, तो इन्होंने उठा लिया। और उनमें वो सारी गर्ल्स भी शामिल थी, वो सारी गर्ल्स उसमें शामिल थी जिनका जो है क्या कहते हैं वैलिड कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। साथ में उनमें ये सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वैलिड कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा नहीं था पर हाई स्कोरर गर्ल्स थी, तो वो भी सारी उसमें उठा ली गई। तो अब चूँकि उनका मार्क्स ज़्यादा है, 50 मतलब 400 लेना था, और 400 ऐसी लड़कियां हैं या उससे कहीं ज़्यादा ऐसी हैं कि जिनका नंबर 55 या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें ले लिया गया है। लेकिन जब डीबी होगा तो कितने लोगों के पास वैलिड डिग्री डिप्लोमा है। अब आप लोग इसका महत्व नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपीपीएससी ने 350 या ऐसे के आसपास एक बार वैकेंसी निकाली थी, और डीबी में इतने सारे पद खाली रह गए थे कि लगभग 70% बच्चे हट गए थे जिनके पास वैलिड डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। तो इसके बारे में ज़्यादा प्रेडिक्शन मैं क्या ही करूँ, अभी डीबी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जान के रखिए कि 2000 लोग हैं, इनमें से अगर 1000 लोगों के पास वैलिड कंप्यूटर डिग्री और डिप्लोमा निकला है तो ये बड़ी बात होगी। ये मेरा स्टेटमेंट याद करके रखिएगा, बाद में फिर देखते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आयोग किन किन डिग्री और डिप्लोमा को, इन सब चीज़ों को मान्यता देता है। लेकिन जो नोटिस आई थी या बहुत जिसका चर्चा का विषय था कि हाल में बहुत सारी डिग्रीज को मान्य कर दिया है,
तो उसमें बाद में पता यही चला है कि वो अभी चूँकि ये नोटिफिकेशन पहले का था तो इसमें जब का था उस हिसाब से चीज़ें मान्य की जाएंगी। ये जो नया वाला नोटिस आया था स्टेट गवर्नमेंट का कि उसमें मल्टीपल डिग्रीज को, मल्टीपल डिप्लोमाज को मान्य कर दिया है 1 साल के लिए, 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए, ये आपकी भर्तियों के लिए मान्य किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग चटेंगे अभी। एनीवे, और मेक इट सिंपल जी का सवाल है, ओ लेवल के अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है। इनका सवाल नहीं, एक्चुअली इन्होंने शायद सुझाव दिया है, बताया है, तो मे भी ऐसा ही हो। एक यू एंड यू भैया जी हैं या दीदी हैं, बहुत कंफर्म नहीं है, कुछ भी है, लेकिन इनका सवाल है और वैलिड सवाल है। सर प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो बनाएं और उसमें डीबी डॉक्यूमेंट, डीबी रिलेटेड और पोस्ट बिल्कुल मैं बनाऊंगा, 1 महीने के भीतर बना दूंगा वो वीडियो। मतलब नोटिस आने के जिस दिन नोटिस आएगा उसी दिन ऑलमोस्ट आपको वीडियो मिल जाएगी। ये तो रोल नंबर कहाँ से शो होगा, चूँकि काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था तो इन्होंने शायद अब देख भी लिया होगा रिजल्ट, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। सतीश राय भैया ने भी यही सवाल किया है कि डिपार्टमेंट वाइज प्रेफरेंस एंड वेयर दे विल पोस्ट इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, इसके बारे में बताइए। तो जैसे डिपार्टमेंट एसओ जब कोई नियुक्त होगा तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। मान लो कोई असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर होता है स्वास्थ्य विभाग में, तो उसमें तो जो ज़्यादातर ब्लॉक मुख्यालय पे हो गए या लखनऊ में होंगे, लेकिन कुछ एक विभाग हैं जैसे एसओ में अर्थ एवं संख्या प्रभाग है या इस तरह के डिपार्टमेंट हैं, तो इनमें आपको ब्लॉक में भी पोस्टिंग मिल सकती है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली तहसील में या जिला मुख्यालय पे होगी, और लखनऊ में हेडक्वार्टर में तो होती ही है। सर एसओ में होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल जाता है या नहीं, रिजल्ट में मार्क्स क्यों नहीं दिया है? मार्क्स तो बाद में आएंगे, जब अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा उसके भी कई महीने बाद मार्क्स से डिक्लेयर करते हैं। और होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग अभी फ़िलहाल का जो सीन है उस हिसाब से ऐसी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट किया उस हिसाब से है कि होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग स्टार्टिंग में तो मिलने की संभावना कम है, बाद में मेडिकल ग्राउंड्स पे या ऐसा फैमिली में कोई इमेंस मेडिकल ग्राउंड हो उससे संबंधित आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करें तो शायद तो सर कंसिडर किया जाए तो मिल जाए, बाकी स्टार्टिंग में मिलना थोड़ा मुश्किल है। राधे कृष्ण जी हैं, इन्होंने, आपका नाम ही बड़ा प्यारा है, अच्छा लगता है आपके नाम का उच्चारण करके, नाम है या आपने रखा है जो भी हो, पर उच्चारण करके असीम शांति सुख मिलता है। तो आपका है भाई जी, आपके वीडियो का वेट है, बिल्कुल देखिए वेट पूरा हुआ, अब वीडियो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। एक एंटरटेनर भाई का सवाल है, ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, सवाल बड़ा सा है लेकिन पूरा पढ़ लिया है। इनका कुल मिला के ये है कि जो इनके मार्कशीट पे डेट ऐसी है कि जो विज्ञापन के डेट के बाद की है, लेकिन रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हुआ था, उसकी कंप्यूटर कॉपी इनके पास है, और जो इन्होंने प्रोविजनल बनवाया था उसमें पुरानी डेट मेंशन है, तो आपको कोई दिक्कत डीबी में नहीं होगी। मतलब सीधी बात, वो दोनों कॉपी जो भी आपके पास मौजूद हो लेके जाइएगा, और प्लस प्रोविजनल भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, मेरा 47.50 मार्क्स है, क्या डीबी के लिए जाना चाहिए, एनी चांस इन जनरल कैटेगरी? देखिए डीबी के लिए कितने भी मार्क हो, एकदम कट ऑफ पॉइंट पे ही हो तो भी चाहिए, उसमें क्या इतने जब पेजेज आपने क्लियर किए हैं, मतलब 2019 की वैकेंसी 22 में पेपर दिया, उसके बाद में अब तक रिजल्ट देखते रहे, तो डीबी में एक दिन जाना है तो उसमें जाने क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इतने सारे लोग ही ना मिले जिनके पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा हो और एकदम कट ऑफ मार्क्स से 0.50 0.75 के आसपास बढ़े और इस तरह से सिलेक्शन हो जाए, फिर तो आपको पछताए नहीं हो रहेगा, तो हो रहेगा इन द सेंस कि मतलब पछताते रहेंगे, तो इसलिए मेरे हिसाब से जाना चाहिए डीबी के लिए, डीबी मिस नहीं करनी चाहिए। एक अगला है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो MHRD से एफिलेटेड है, उसे 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा मान्य होगा सर, मतलब पूछ रहे हैं आई मीन, तो ये तो अब उस पर डिपेंड करेगा भैया, UPT+C पे, बाकी मार्क्स आपके अच्छे हैं। और नेक्स्ट सवाल है, सर सेम कट ऑफ मार्क्स का मतलब समझा सकते हैं? उसका मतलब बड़ा सिंपल है भैया कि इसमें जो इनिशियल लेवल का आया है, इनिशियल लेवल मतलब ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो सेम कट ऑफ डिक्लेयर करने का मतलब ये कि हर एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जिनको इनको बच्चे उठाने थे, तो जितने मान लो 10 वैकेंसी है तो उसका 2 गुना 20 बच्चों को उठाना था, तो इन्होंने उस कैटेगरी में 20 बच्चे चुने शुरू के, और उनके जो नंबर थे वो जो अभी कट ऑफ आई है उससे पार चले गए, तो उन बच्चों को इन्होंने उठा लिया। अब जब अंतिम चयन परिणाम आएगा तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो टॉप स्कोरर्स होते हैं वो उठाए जाते हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो सब UR में आते हैं, और उसके बाद में फिर कैटेगरी वाली कट ऑफ बनती है। तो यही होता है कि अंतिम जब चयन परिणाम आएगा तो उसमें कैटेगरी वाली कट ऑफ कम रहेगी, बिल्कुल उसमें आप मल्टीपल रिजल्ट देख सकते हैं, क्या कहते हैं UPT+C से ही या किसी भी विभाग से या कुछ भी आया हो। अब एक आध केस कभी कभी ऐसे हुए हैं कि मान लो कि एक ही पद है और उसमें OBC का कट ऑफ है, मान लो 540 चला गया, UR का एक ही पद है उसमें 538 ही रह गया UR का। उसकी वजह ये होती है कि चूंकि एक ही पद है OBC का, तो OBC का एक ही बंदा सेलेक्ट हुआ अंतिम रूप से, और उसके नंबर वो थे 542 थे, UR वाले के 538 थे, एक ही पद उसमें भी था मान लो, तो उस एक ही पद की वजह से उसका मार्क ज़्यादा हो गया। बाकी जब ओवरऑल पदों की संख्या ठीक ठाक मात्राओं में होगी, मतलब साइजेबल होगा, तो वो हमेशा ऐसा होगा कि UR की कट ऑफ से हमेशा कम रहेगी OBC SC ST की कट ऑफ अंतिम रिजल्ट में। तो अभी ये अंतिम रिजल्ट नहीं है, तो इसका
तरीका यही है कि चूँकि अभी डीबी के लिए कट ऑफ है, तो डीबी के लिए हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी थी उसका रिस्पेक्टिव दोगुना इन्होंने बुलाया। तो दोगुना जब इन्होंने चूज़ किया तो नीचे से जो लेवल सेट करना था, नीचे वाला थ्रेशोल्ड का लेवल, तो वहाँ से जब इन्होंने उठाया तो वो जो कट ऑफ मार्क सेट किया गया है नीचे वाला, उससे ज़्यादा मार्क पाने वाले उतने लड़के मिल गए उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो उतने बच्चों को उठा लिया। अब जब अंतिम चयन परिणाम आएगा तो सबसे पहले जो टॉप स्कोरर्स हैं वो उठाए जाएंगे, वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो यूआर में कर दिए जाएंगे। और बाकी कैटेगरी वाइज जब कट ऑफ आएगी तो कैटेगरी की कट ऑफ यूआर से ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये होगा, आप देख लीजिएगा, सब में हुआ है। अभी लोअर की का रिजल्ट दिसंबर में 9 दिसंबर को आया था, या जितने भी का आया है वो जब आप अंतिम चयन परिणाम देखिए तो उसमें आपको अंतर दिखेगा। और आगे जो है इसमें जलदीप मांगवा अभिया का सवाल है, कोई मुझे ये बात समझाएगा कि यूआर की फाइनल कट ऑफ 53 से कम कैसे रह सकती है। बड़ा सिंपल है समझाने वाला तरीका, कि अगर आपको थोड़ा सा आप उसमें डीप में जाएंगे तो वही जो मैं कह रहा हूँ तीसरी बार ये कि यूपीपीएससी ने जो निकाली थी लेटेस्ट, शायद 2018 की वैकेंसी थी या 17 की, उसके पहले भी 16 में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एसओ की वैकेंसी उन्होंने निकाली हो पूरे के पूरे पद वो भर पाए हों। कमी क्या रहती थी, यही वैलिड डिग्री और डिप्लोमा, ये दोनों चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो ये कम इसी लॉजिक के आधार पे हो सकती है कि अभी जितने लोग 2000 लोग जाके डीबी में बैठेंगे या डीबी करवाएंगे, उसमें कितने लोगों के पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा है। वैलिड डिग्री मतलब मास्टर डिग्री वाले कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वैलिड मास्टर डिग्री नहीं है, एमसीए हैं, एमबीए हैं और एमए जियोग्राफी हैं, वो शायद डीबी में जाए ही ना, या जाएँ भी तो वो कंसिडर नहीं होंगे फाइनल रिजल्ट के लिए, और उनका स्कोर इसमें अच्छा आ गया है। अभी 46.75 नंबर स्कोर आया है, 120 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 60 नंबर तो ऐसे हुए थे जिनका सब्जेक्ट से इन चारों सब्जेक्टों से लेना देना ही नहीं था, जो एसओ बनने के लिए ज़रूरी था। 30 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का जीएस, वो तो हर कोई पढ़ता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। तो आपका कट ऑफ देखो कि उस मान लो कि 46.75 या इस हिसाब से आया है, तो ऐसा कोई जिसने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल देखा ही नहीं और उसके बाद में स्टेट्स का पोर्शन कुछ भी नहीं किया, तो भी वो एसओ बना जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ऐसे भी हैं जो जिनके पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा बना जा रहा है। से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर उसके पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अच्छा स्कोर इस पेपर में किया है। उस 60 के बेस पे देख लीजिए कि अगर उनके 55-56 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, तो वो कट ऑफ अभी बढ़ा रहे हैं, अभी दिख रहा है बढ़ा रहे हैं डीबी के लिए, लेकिन अंतिम चयन परिणाम में उनका सिलेक्शन होना नहीं है, उन्हें बाहर होना है वैलिड कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा ना होने की वजह से। तो इस वजह से कट ऑफ 53 से कम रह सकती है, यही वाला लॉजिक है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। क्या सहायक सांख्यिकी अधिकारी की दूसरी लिस्ट भी आएगी? शायद नहीं, अब अगली वैकेंसी आएगी। और इसके बाद में भी जो सर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्या क्या रेडी रखना है, डिटेल वीडियो प्लीज़। अभी आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल है, तो ये मैंने अभी बना दिया है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि उतने डॉक्यूमेंट हर हाल में आपको रेडी रखने हैं, बाकी नोटिस के समय फिर पता चल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ और होता है नया तो मैं वीडियो बना दूँगा। सर प्लीज़ और अपडेट करें मेरिट को लेकर, ओबीसी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बस यही कहना है मेरा। अंतिम चयन परिणाम में जो कट ऑफ आएगी वो 48-49 नंबर रह सकती है। इसके बाद में फिर और कुछ एक लोग के सवाल हैं भैया लोगों के। वर्षा सैनी जी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि 2248 लोगों में से 896 लोगों का डॉक्यूमेंट के अलावा किस बेस पर सिलेक्शन करेंगे? उसी मेरिट के बेस पर सिलेक्शन करेंगे। 896, इसमें बहुत सारे लोग तो भी छटेंगे, मुझे लग रहा है 500-700 हो सकता है, 1000 भी, जिनके पास वैलिड डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा। और बाकी जो लोग बचे उनको जो टॉप स्कोरर्स होंगे कैटेगरी वाइज उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले तो ईवार की मेरिट निकलेगी, उसमें किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उसका अच्छा स्कोर है तो वो ईवार में सेलेक्ट होगा। उसके बाद में कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ निकलेगी और मेरिट वाइज, और वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी बेस पे छटनी होगी मेरिट के आधार पे। और अगला सवाल फिर जो भी मैं देख रहा हूँ जो थोड़ा लगता है कि उसका जवाब देने से कई सारे लोगों का काम हो जाएगा, तो वो मैं जवाब दूंगा। ये कुलदीप सिंह जी का सवाल है, सर फिजिकली में भी छटनी करेंगे क्या? नहीं, इसमें फिजिकल कुछ है नहीं, और मेडिकल जो होता है वो खाना पूर्ति होती है, तो फिजिकल में कोई छटनी वटनी होने का कोई सवाल नहीं है। और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में छटनी होगी वैलिड डिग्री और डिप्लोमा को लेके। शैलेंद्र सेन जी हैं, थैंक यू बोला है, आपका हमेशा वेलकम है चैनल पे भैया, खुश रहें मुस्कुराते रहें। तो मेरा डीबी के लिए हो गया है, बट सर 48 मार्क्स हैं, बिल्कुल उम्मीद या आशा न खोएं, उस पर टिके रहें। अगर आपके पास वैलिड डिग्री डिप्लोमा है तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं। सूरज भैया का सवाल है, मैं एसओ फाइनल का कट ऑफ क्या जा सकता है ओबीसी का? कई बार आपको ये तो इस बारे में मैंने बता ही दिया है, और बेस्ट ऑफ लक है आपको कि अंतिम रूप से आप चयनित हो। और नीरज सिंह जी का सवाल है, सर मेरा एमकॉम एमए कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट एमए है, एक ईयर है, तो क्या मानी होगा? 1 ईयर का एमए और एमकॉम, अच्छा एमकॉम है और एमए कंप्यूटर एप्लीकेशन है, 1 साल का है, तो मैं भी अगर माने तो किसी वैलिड यूनिवर्सिटी मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी से है तो, या यूनिवर्सिटी से है तो। उसके बाद में सवाल है मनोज पटेल जी का है,
मनोज भैया ने पूछा है, सर मेरा PGDCA पॉलिटेक्निक से है बट इंटरमीडिएट में PCM नहीं है, बायोलॉजी है, क्या मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्चुअली डिग्री आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए वैलिड सब्जेक्ट में। बाकी पुराना इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में कहीं कुछ नहीं दिया है कि आपको ग्रेजुएशन भी सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए। बाकी वो आगे क्राइटेरिया लगाएं तो अलग बात है। जैसे आपका ग्रेजुएशन भी सेम सब्जेक्ट में हो, PG भी उसी में हो, जो चारों इन्होंने मांगा है, तब तो वो सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका PG भी उस सब्जेक्ट में है तो भी आप DB के लिए जाइए, अपने आप को बाहर कभी मत समझिए। और रामेंद्र सिंह ने पूछा है कि मार्क नहीं दिखाएं, तो मार्क जब अंतिम चयन परिणाम आपका आ जाएगा उसके भी 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी अपडेट करना होता है तो वेबसाइट पे डालते हैं, मार्क्स अभी नहीं आते। शिखा चंदेल जी का सवाल है, फीमेल कैटेगरी में 54.75 मार्क्स हैं, आई एम क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट लेवल, क्या फाइनल में रिस्क है? कट ऑफ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिस्क नहीं है, आप बार में सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपके पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा है तो। और उसके बाद में स्नेहा श्रीवास्तव जी का सवाल है, सर गर्ल्स कैटेगरी में मेरा MCOM ओ लेवल है और जो इनके मार्क्स नीलिट से ओ लेवल है तो वेल एंड गुड, मतलब सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। नंबर भी इनके 57.25 हैं, आप अंतिम रूप से चयनित हैं, बधाई हो। और इसके बाद में जो सवाल है, पूजा कुमारी जी का सवाल है कि डिपार्टमेंट वाइज किसकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, इस पर वीडियो बनाइए। लखनऊ वाली पोस्ट कौन कौन सी है? लखनऊ वाली पोस्ट कौन कौन सी, क्या कोई भी बहन जितने भी आर्ट डिपार्टमेंट में निकली है उस सब में सबका हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है, सारे डिपार्टमेंटों का। तो अगर आपको ये अर्ज करना है शुरू में पोस्टिंग के समय, अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ चाहिए तो वहाँ आप लेटर वगैरह लिख के आप कंसर्न डिपार्टमेंट दे सकती हैं। उसमें कई बार कंसिडर हो जाता है। तो ये तो हमेशा मान के चलिए कि जितने भी आर्ट डिपार्टमेंट हैं उसमें जिनमें होना है आपका ASO या ARO के रूप में सिलेक्शन, ARO से मेरा तात्पर्य है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, तो उनका सबका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो लखनऊ में तो सबके लिए पद हैं ही, बाकी जिला में ब्लॉक में किसका क्या हिसाब किताब है वो आपको पोस्टिंग से के समय सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। पर लखनऊ वाला तो है ही, आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपको लखनऊ की ज़रूरत हो तो आपको जब जॉइनिंग लेटर आएगा कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएंगे तो अपने कंसर्न वगैरह आप जब जाहिर कर देंगे, जॉइनिंग लेटर के समय प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिसाइड नहीं होता, उसके बाद होता है। आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ आप अपना लेटर वगैरह, और महिलाओं को मतलब गर्ल्स को एक्चुअली वो प्रीफर करते हैं हेडक्वार्टर में, फील्ड में उनको कम ही भेजते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा लखनऊ में अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। विजय ABCD भैया हैं, सॉरी इन्होंने लिखा है नॉट एलिजिबल लिखा रहा है, तो वो हमारी स्कैन नहीं हुई है या क्वालिफाइड नहीं हूँ। अब इसके बारे में बड़ा कंफर्म कर पाना मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने सही से सारा वो गोले वोले भरे होंगे तो हमारी स्कैन हुई होगी शायद। नॉट एलिजिबल की वजह ये है कि शायद नंबर आपके कट ऑफ मार्क्स से नीचे रहे होंगे। सॉरी, अगले ASO की तैयारी कीजिए, निराश बिल्कुल मत होइए, और आज नहीं तो कल सफलता मिलना ही है। इसके बाद में कुछ एक सवाल मैं लेता हूँ। विशाल जायसवाल जी हैं, इन्होंने कहा कि रिप्लाई जरूर कीजिएगा। बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, वही रिप्लाई कीजिएगा। मेरा नंबर 58.75 बन रहा है, लेकिन मैंने 2019 में फॉर्म मोबाइल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, फॉर्म तो किसी के पास नहीं होता, वो मतलब बहुत 10-20% लोगों के पास होगा, जो कैफे वाले से भरते हैं, बहुत लोगों के पास वो मेल वोल करते भी नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उस फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती लास्ट में। वो DB में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मस्त रहिए, हो जाएगा। आप तो अंतिम रूप से चयनित हैं, एकदम मजे कीजिए। मुकेश भैया का सवाल है, मेरा OBC कोटी से हूँ लेकिन हुआ नहीं, ये थोड़ा किस तरह से आपने चेक किया, क्या हुआ, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी कट ऑफ से ऊपर अगर है तो क्यों नहीं हुआ, एक बार आंसर की वगैरह आप फिर से मिलाइए, अब यही है और इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। और इसके बारे में उसके बाद में फिर कुछ एक सवाल है। एक अमित गुप्ता जी का सवाल है, सर जी फीमेल की कट ऑफ 53 गई है और जिनका 53 से कम है फीमेल में उनको भी क्वालिफाई किया है, और फीमेल में जनरल OBC SC को कैटेगरीज भी नहीं किया है, क्या फीमेल में सभी कैटेगरी की कट ऑफ सेम रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली यही जो आपने सही सवाल पूछा है ये बड़ा वैलिड सवाल है, और इसका मैं अब रिप्लाई आपको कर देता हूँ कि रिजर्वेशन के लाभ से तात्पर्य ये होता है कि जो कैंडिडेट के लिए सबसे बेनिफिशियल हो वो चीज़ उसको मिलती है। तो फीमेल कैटेगरी में जितनी गर्ल शामिल हो गई होंगी, जैसे 2248 में जितनी भी लड़कियां सम्मिलित हुई हैं 400-450 अपने पद के हिसाब से, उनमें वो लड़कियां भी शामिल होंगी जिनके नंबर 46, 47, 48 ऐसे हैं, इस टाइप के भी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये पॉइंट भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, कि जैसे अभी कोई AC गर्ल है, उसके 47 नंबर हैं मान लीजिए, और SC कैटेगरी की कट ऑफ है कितनी है, SC की कैटेगरी की कट ऑफ 46 या समथिंग लाइक दैट है ऐसे। तो अब उसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल क्या है उस लड़की के लिए, जो ये 47 नंबर वाला 48 नंबर वाला है, तो वो भी उस लिस्ट में सम्मिलित होगी। अभी जब अंतिम चयन परिणाम आएगा तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी फिर आगे।
इसमें जो नंबर प्लस हुआ था उसको लेके 46.25 गई है कि उनको लेस करके नहीं ये जो नंबर बढ़े हैं वो जो ये रिजल्ट निकलता है वो जो रिवाइज आंसर की के बाद ही कॉपियाँ चेक होती हैं, तो वो बढ़ने उड़ने के बाद में ये कट ऑफ गई है। तो उसके बाद में फिर कुछ एक सवाल हैं। पीसीएम के बाद पीजीडी से वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा अगर पीजीडी से वहाँ मानते हैं तो। अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अपना ब्लॉक मिल सकता है कि नहीं? कम ही संभावना है अपना ब्लॉक मिलने की। और लेकिन आसपास के ज़िले मिल सकते हैं विपिन मिश्रा जी, बिल्कुल। बताने के लिए कृपा करें कि 48 अर्थ एवं संख्या प्रभाग में होने का एक फ़ायदा होता है कि उसमें प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि जो एसओ के उसमें पद हैं उसके जो इमीडिएट वाला पद है अगला अपर सांख्यिकी अधिकारी, वो प्योर प्रमोशन वाला पोस्ट है। उसमें पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, 600 के आसपास। इसमें 1024 उधर 600, तो मतलब दुगना से भी कम का अंतर है, तो उसमें प्रमोशन ठीक ठाक समय पर हो जाता है, 4-5 साल में प्रमोशन हो जाता है। और उसके बाद में सर पीजीडीसी के साथ पीसीएम भी ज़रूरी है क्या? इको स्टडी 1 पवन पाठक साहब ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद में भी कई अब कुछ एक लोगों के सवाल हैं वैलिड कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा को लेके, तो उसके बारे में बहुत कंफर्मेशन नहीं है, तो वो तो डीबी के समय ही पता चलेगा। तो ऐसे सवालों का जवाब देना थोड़ा ये तारक भैया का सवाल है, सर फाइनल में जनरल मार्क कितने मार्क इंक्रीज होंगे? ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा डिग्री डिप्लोमा वो मानते हैं। और अगर ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने मई में 5 मई को या 5 जून को ऐसे निकाला था, वो इसमें मान्य नहीं करते हैं, क्योंकि जिसकी संभावना कम ही है, क्योंकि अगर वो करते हैं तो बच्चे कोर्ट चले जाएंगे कि वैकेंसी 2019 की है तो अभी की गाइडलाइन क्यों उस पर मानी जाएगी। तो बहुत सारे लोग छटनी होकर बाहर होंगे, हज़ारों बच्चे होंगे 2000 में से, तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, 1-2 नंबर बढ़ेगी, बस डिपेंड करता है। एक मेडिटेशन एंड रिलैक्सिंग पॉइंट है, ये भैया ने पूछा है, इसके पहले भी इनके कई सारे सवाल आए हैं और इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर मैंने इनको रिप्लाई किया था। और उस रिप्लाई के रिस्पेक्ट में कई और भैया लोगों ने कमेंट किया, आपको हंसी आएगी वो पढ़ के, पहले इनके सवाल हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेरी है इनकी, सर माई रिक्वेस्ट इज पॉसिबल बट अगर कन्फर्मेशन होगा तभी बताइएगा अगर जेन्युइन न्यूज़ होगी। इन्होंने पूछा था कि ये 4200 ग्रेड पे टीचर हैं, 4200 ग्रेड पे पर 9 ईयर से पोस्टेड हैं। ये क्या है इन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन कुछ भी है, चलो मान लिया 9 साल से पोस्टेड है। अगर एसओ ज्वाइन करते हैं तो उसकी सैलरी 9 इंक्रीमेंट के साथ शुरू होगी या 4200 ग्रेड पे की स्टार्टिंग। इसको मैंने पूछा एक अर्थ इसमें खाद्य एवं रसद विभाग में एक सर हैं, तो वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के तौर पे चयनित हैं खाद्य एवं रसद विभाग में, उनकी सर्विस हो गई 6-7 साल। तो इस रिगार्ड में मैंने उनसे पूछा पूरा एकदम डिटेल, तो उन्होंने बताया कि ये अगर सेम ग्रेड पे से सेम ग्रेड पे और स्टेट से स्टेट में ही जाने हैं, मतलब सेंटर से स्टेट हो या स्टेट से सेंटर तो भी हो जाता है, उसमें बॉल ज़्यादा होता है, पर स्टेट टू स्टेट हो, सेम ग्रेड पे हो, तो ये पुराना वाला प्रीवियस जो रिकॉर्ड आप सबमिट कर दें, इसमें भागदौड़ होती है, नो डाउट काफ़ी भागदौड़ होती है, लेकिन फिर आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है ना, वो बिल्कुल मतलब स्टार्ट होगी, वो उन इंक्रीमेंट के साथ में स्टार्ट होगी। ये कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ नॉलेज के बेस पे, अगर उन्होंने गलत नहीं बताया तो। मैंने 2 लोगों से पूछा, केवल उन्हीं से नहीं, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि जब आप अपने डिपार्टमेंट को छोड़ें तो वो डिपार्टमेंट बाकायदा एक एनओसी जारी करे। साथ में जब एसओ के रूप में आप ज्वाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे वो डिपार्टमेंट एक लेटर भेजता है आपके डिपार्टमेंट को, और वहाँ से पूछता है कि फला आदमी हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाला है, तो इसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल कोई मतलब ऐसा तो नहीं खुला हुआ है इसका कि हम यहाँ ज्वाइन कराएं और ये वहाँ से भाग के आया हो, ऐसा कुछ हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर आपका जो जिस डिपार्टमेंट में अभी आप काम कर रहे हैं, जो वो एक क्लियर वो एनओसी दे देगा, तो उसके बाद में फिर आप किस लेवल पे थे, जब वो एनओसी देगा ना, तो उसमें ये भी लिखेगा कि ये फला एम्प्लॉई हैं, इस साल हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, इस ग्रेड पे ज्वाइन किया, इस पद पे, अभी इनका बेसिक पे ये है। तो फिर वो वाली बेसिक पे जो प्रेजेंट में होती है 9 साल के इंक्रीमेंट के बाद में, वो यहाँ कंटिन्यू हो जाएगी अगर वो एकदम बाकायदा एनओसी देते हैं। लेकिन केवल एनओसी से नहीं होगी, फिर आपको भी बड़ा भागदौड़ करना होता है उसमें, जो भी भागदौड़ लगे 4-6 दिनों का, कुछ जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना पड़े, और बाकी आगे की चीज़ों जो भी अपना इधर उधर का वो होता है, आप समझते ही हैं। लेकिन ये सब करने के बाद में ये हो जाता है, समय लगता है, भागदौड़ होती है, लेकिन हो जाता है, ये बिल्कुल एकदम होता ही है। इसके बारे में कंक्रीट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ही मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसमें 2-3 भैया लोगों ने कमेंट भी किया है कि भैया भाई भांग खाए हो क्या, ऐसे क्या बोल रहे हो, ऐसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया। तो अब कहने का क्या, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन ये जब मैंने पूछा, बाकायदा पता किया, तब फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एनओसी आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एनओसी यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद में आपको ये चीज़, जब वो एनओसी भेजेगा आपका डिपार्टमेंट जिसमें आप अभी वर्क कर रहे हैं, तो आपका ग्रेड पे वगैरह सब मेंशन करता है, और वहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ता है, पर ये हो जाता है। एनीवे,
न्यू वैकेंसी कब आएगी? 2 महीने 3 महीने के अंदर ही आ जाएगी न्यू वैकेंसी, ज़्यादा समय लगना नहीं उसमें। सर मेरा ऐसी कैटेगरी में 43.5 नंबर है, क्या सेकंड लिस्ट आएगी? उसकी उम्मीद कम ही है भैया, आप तैयारी कीजिए नेक्स्ट वैकेंसी की। मार्क कैसे पता चल सकता है भाई साहब? आशुतोष मिश्रा जी का सवाल है। तो ये भैया जब अंतिम चयन परिणाम आ जाता है ना, उसके बाद ही कई बार अपने वेबसाइट पे 2-3 महीने 4 महीने के बाद में ये अपलोड करते हैं, तो तभी पता चलता है। अब फिलहाल और कोई है नहीं चाह रहा, और शायद ये उसका भी रिप्लाई नहीं करते मार्क्स से संबंधित। अंतिम चयन परिणाम के बाद ही कंसिडर करेंगे, क्या कहते हैं, जो आप RTI वगैरह दाखिल करते हैं। तो इसमें एक इंडियन ब्लॉगर निशा पांडे जी का सवाल है, सर क्या गर्ल्स का फिर से सेकंड लिस्ट आएगी? उसकी उम्मीद कम ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगली वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मतलब कोई बुरा ना माने, लेकिन अगर 120 नंबर का पेपर है, उसमें 30 नंबर जीएस और 30 नंबर की हिंदी के सवाल आ रहे हैं, उसके बाद में फिर वो सब्जेक्ट के 30 नंबर के सवाल आ रहे हैं जिसमें आपने मास्टर्स किया, फिर बेसिक स्टेट ना भी आता हो तो 90 नंबर के सवाल ऐसे आते हैं जिनको आपने जीवन में ध्यान से पढ़ा है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है, उसमें भी 50 नंबर नहीं लाए जाते हैं, तो ये थोड़ा दुखद स्थिति है। तो अगली वाली जो वैकेंसी आ रही है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, और स्टेट से संबंधित बेसिक स्टेट्स इससे संबंधित आपको वीडियोज़ मेरे चैनल पे ही मिलेंगे खूब डिटेल। अभी 2-2.5 महीने के अंदर वैकेंसी आ रही है, फिर स्टेट से संबंधित बाकी जो लेक्चर्स कुछ मैंने पढ़ाए हैं, पढ़े भी हुए हैं बेसिक से, उससे संबंधित सवाल भी आए हैं, आप मना नहीं कर सकते। आप जो लेक्चर देखें तो आपको पता चलेगा, और जो भी उसके लेक्चर बच गए हैं जिन टॉपिक से संबंधित, क्योंकि सिलेबस सेम रहने वाला है, तो उसका भी मैं डिटेल वीडियो फिर से बना दूंगा, 2-4 वीडियो जो भी लगेंगे। एक अभिलाष गुप्ता जी का सवाल है, मेरे आंसर की से 46.50 आ रहे हैं पर रिजल्ट में नॉट एलिजिबल है, तो हो सकता है आंसर की आपको देखने में मतलब थोड़ा कुछ बहुत माइनर मिस्टेक हो गया हो, जो चूँकि 0.25 का अंतर है कट ऑफ से, तो उस वजह से कोई गड़बड़ी हो। बाकी अब इस पर क्या कहा जा सकता है। आकाश वर्मा भैया का सवाल है, ओ लेवल के अलावा और कौन का सर्टिफिकेट मान्य होगा? तो ये अब तो आयोग ही डिसाइड करेगा भैया। और इसके बाद में फिर कुछ लोगों के सवाल है। एक उमेश दुबे जी का सवाल है, वाराणसी से है ये, मेरे भाई का नंबर 56 आया, पोस्टिंग कहाँ पर होती है? वो डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि किस डिपार्टमेंट में आप को अलॉट, मतलब किस डिपार्टमेंट में आपका होता है। जब आपकी DB होगी तो उसमें प्रेफरेंस मांगी जाएगी, फिर प्रेफरेंस के बाद में फिर आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट जब होगा तो उसमें देखा जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो किस डिपार्टमेंट के। लखनऊ में तो सबकी संभावना की पोस्टिंग हो जाएगी, और जिलों में भी है, जितने उसमें 8 डिपार्टमेंट है, सबके जिलों में कोई ना कोई कार्यालय है, वहाँ भी पोस्टिंग की पूरी संभावना है। इवन कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ एक डिपार्टमेंट केवल ऐसे हैं जिनका तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल पे पोस्टिंग हो सकती है। और उसके बाद में फिर शायद लास्ट कमेंट के पास में हम आ ही गए हैं। सर मैं फीमेल जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं DB के लिए क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेरा 47.75 है, तो क्या फाइनल में मेरे चांसेज हैं? ये यही वाली बात मैं अभी ये जो फीमेल कैटेगरी की बताया है इन्होंने, बहन जी ने, कि मेरे नंबर इतने ही पर मैं सिलेक्टेड हूँ, उसकी वजह मैंने वही बताई कि रिजर्वेशन के फ़ायदे से तात्पर्य यही होता है। अभी 2-3 बार क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए माफ़ी, कि किसी को भी जब रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो इस तरह से, मतलब चाहे कैटेगरी वाला हो चाहे फीमेल वाला हो, कि जो उस कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल हो। तो जैसे कोई लड़की है, उसके नंबर मान लो 48 हैं या 49 हैं, 49 के आसपास हैं, तो वो DB में भी सिलेक्ट हुई होगी वो लड़की, बिल्कुल। चूँकि EWAR से उसके कट ऑफ ज़्यादा हैं, तो चूँकि गर्ल्स की कट ऑफ 55 गई है, और EWAR से कट ऑफ उस लड़की के ज़्यादा हैं अभी, तो अब दोनों का कंपेयर करें तो उसको जो बेनिफिशियल कौन सा है 49 नंबर वाला, तो उस हिसाब से वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी वजह, ये भी एक वजह है, इस वजह से भी, क्योंकि अब लड़कियों को इन्होंने मान लो कि वैकेंसी 200 थी, तो लड़कियों को लेना था 400, तो कुछ एक लड़कियां ऐसे क्वालिफाई की होंगी जिनका EWAR से नंबर ज़्यादा है, और उसके बाद में जो बची हुई लड़कियां हैं, वो जो बाकी बच गई, मान लो 70-80 और लड़कियां लेना था जो इस वाले दायरे में नहीं आई, तो उनके सबके मार्क 55 से ऊपर हो गए, तो वो उस हिसाब से सिलेक्ट हो गई। अब यही सारी वजहें बनेंगी आगे चल के कि जो अंतिम चयन परिणाम होगा वो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये जो 55 भी है ना, इसमें ऐसी भी लड़कियाँ 55 लड़की जो कट ऑफ लड़कियों का दिखाई गया, उसमें सारी लड़कियाँ जो गर्ल सेलेक्ट की गई हैं 2000 में से 400-500 जो भी, उनके सबके 55 से ऊपर नहीं है। ऐसी कैटेगरी की कोई लड़की है उसके 46 हैं, 46 हैं, या कट ऑफ से जो भी ऊपर हैं वो सिलेक्ट होगी। ऐसे गर्ल्स वो सारी सिलेक्ट होंगी अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर, कि जिनके जो रिस्पेक्टिव पुरुषों की कट ऑफ या ओवरऑल जनरल कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर है। तो उसकी वजह यही है कि चूँकि ये वाला कट ऑफ उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा है। अब अंतिम चयन परिणाम में भी जब फाइनल में रिजल्ट आएगा तो डिग्री डिप्लोमा के बाद में ये चीज़ भी कंसिडर होगी, ये जो गैप है ये थोड़ा कम होगी, तो इसीलिए 1-2 नंबर ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इससे संबंधित मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा। वो मैं समझ रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छे समझा नहीं पा रहा हूँ, पर उसका सीधा साधा मतलब यही समझ लीजिए कि रिजर्वेशन के लाभ का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी चीज़ से संबंधित 2 कट ऑफ हैं, मान लो कि गर्ल्स की कट ऑफ गई है 55 और एसी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 45, ध्यान से समझ लीजिएगा, और किसी लड़की का एसी कैटेगरी की लड़की की कट ऑफ गई है 46, तो वो लड़की डीबी के लिए सिलेक्ट होगी। चूँकि उस लड़की 55 और 46 में जो ज़्यादा बेनिफिशियल मार्क्स हैं उस लड़की के लिए, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल स्थिति हो 46 वाली है, तो रिजर्वेशन का मतलब ये होता है जो कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो उस आधार पे वो डीबी के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। फिर अगर कोई पूछे कि फिर गर्ल्स का कट ऑफ जो है 55 गया क्यों, तो अब इस सारे पैरामीटर को सेट करके जितनी लड़कियां चयनित हुई उनको हटाने के बाद बाकी जो लड़कियां थीं 70-80 जो भी बची हों, 90 बची हों, उनके मार्क्स सबके इक्विवेलेंट रूप से 55 से ऊपर थे। तो चूंकि अब 400 लेना था तो इधर हो पाई लड़कियां मान लो 320 या 300 ही, तो बाकी लड़कियां जो ऊपर हुई उनको भी इधर ले लिया गया डीबी में। चूंकि 200 पद अगर हैं, 200-220 के आसपास थे, तो उसका 2 गुना 2.5 गुना जो भी लेना था, तो उसी को पूर्ति करने के लिए डीबी में उतने लोगों को बुलाने के लिए वो कट ऑफ उसमें हाई दिखाई गई है। लेकिन इस 55 जितनी लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं उसमें, मतलब डीबी के लिए, उसमें सारी लड़कियों के नंबर जो हैं वो मान लो 400 लड़कियां सिलेक्ट हुई तो सबके नंबर 55 से ऊपर नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो लड़कियों के लिए वो वाली बेनिफिशियल रिजर्वेशन का मतलब ही वही है कि जो उनके लिए किसी कैंडिडेट के लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो। तो गर्ल्स के लिए तो वही है कि यूआर की कट ऑफ 46 है, गर्ल्स की 55 है, तो किसी की 47 है तो डीबी के लिए सिलेक्ट नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो इसीलिए ये सारी वजहें हैं कि अभी कट ऑफ जो है अंतिम चयन परिणाम 2-3 नंबर से ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। और ये अभी थोड़ा सा जो हौच पौच हो गया है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको अब सब कहने के बजाय ये कहेंगे तो मैं इसके बारे में और डिटेल वीडियो बना दूंगा। पर जो स्टेटमेंट मैंने कहा रिजर्वेशन के लाभ को लेके कि उसका मतलब क्या होता है ओवरऑल, तो उसका मतलब यही होता है, इतनी सी बात। तो चलिए यहीं से वीडियो समराइज़ करते हैं। यहीं पे काफ़ी लंबा वैसे भी हो गया है, शायद बहुत कम लोग इतना धैर्य बना के यहाँ अंतिम तक आके देख पाएँ। और जल्द ही 1 महीने के अंदर ही मैं डिपार्टमेंट वाइज प्रेफरेंस से संबंधित, तो उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट में कुछ और की ज़रूरत होगी तो वो, और उसके बाद में एएसओ एआरओ में कौन ज्वाइन करे, कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस में प्रोमोशनल एस्पेक्ट अच्छे हैं, और डिपार्टमेंट वाइज किसकी कहाँ पोस्टिंग होगी, इन सबसे संबंधित बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज से ही मिलकर, एक्चुअली एसओ से मिलके। तो वो सारा जैसे मेरे पास आ जाता है फिर मैं एक डिटेल वीडियो महीने भर के अंदर बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।